आपको जल्दी ही दिखाई देने लगेगा। ऐसा क्या होने जा रहा है? सामान्यतः भारत की फितरत ये रही है कि किसी दूसरे देश के मुद्दे पर या किसी दो देशों के मुद्दे पर हम पक्ष नहीं लेते। चाहे कोई सा भी मुद्दा आप उठाकर देख लो, हम अजरबैजान से भी व्यापार करते हैं तो आर्मेनिया से भी करते हैं, हम यूक्रेन से भी दोस्ती करते हैं तो हम रशिया से भी करते हैं, यूक्रेन को भी सहायता तो भेज ही देते हैं हम लोग। इवन चाहे पैलेस्टाइन हो चाहे फिर इजराइल हो, हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। फिर चाहे ईरान हो चाहे सऊदी अरब हो, हम निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई ज़बरदस्ती उठ करके हमारे ही क्षेत्र में बहुत बार दिक्कत खड़ी कर देता है तो फिर लगता है यार बहुत हो गया, अब भारत बदल भी तो रहा है और शुरुआत हम करेंगे। और उसी के साथ में हमने कह रखा है ना, पहले कुछ करते नहीं हैं लेकिन फिर कर दिया किसी ने तो हम छोड़ते नहीं हैं। और ऐसा ही करने की विचारधारा के साथ अब हमारे जेम्स बॉन्ड अपने कब्जे कसते हुए निकल चुके हैं। कहाँ के लिए? तो भाई साहब टर्की के पड़ोसी देश साइप्रस के लिए। हालांकि मैप में आपको इसको भले ही जूम करके ढूंढना पड़े, लेकिन मिर्ची जो है ना ये एकदम रियल वाली लगाने वाली है घटना। कहाँ पे? तुर्की में मिर्ची लगाएगी। कौन सी घटना होने वाली है, क्या होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस घटना का क्या महत्व है, आज के सेशन में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले ही गुजारिश कर लेते हैं, हमें पता है आप बहुत जल्दी एंगेज हो जाते हैं, सेशन को पहले ही लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कृपया करके अपने इस न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में इस सेशन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके हमारे इस चैनल को नव वर्ष के तोहफे के स्वरूप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी को ज्ञात है, हमने कुछ दिनों पहले एक सेशन किया था, लगभग महीना भर हो चुका है। हमने बताने का प्रयास किया था कि भारत विरोधी बना कैसे आखिर तुर्की। भारत जो है वो हमेशा से तुर्की के लिए कोई खिलाफतकारी नहीं रहा था। हमने पूरा एक बढ़ा चढ़ाकर इस पर सेशन किया। हमने बाकायदा बताया किस तरह से वो पाकिस्तान का पक्षधर बनता चला जा रहा है, पूरा विश्लेषण किया हुआ है। मौका मिले तो आप इसको ढूंढ लेना कि हमारे खिलाफ क्यों गया। लेकिन इस भारत विरोधी घटना के दौरान हम जब चीज़ों को जोड़ते चले गए तो समझ में ये आने लगा कि तुर्की इन दिनों पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक और पाकिस्तान को तुर्की के द्वारा बना करके अपना वॉरशिप दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सक्लूसिव प्रकार के अपने ड्रोन्स जिन्होंने यूक्रेन के अंदर रशिया का काफ़ी नुकसान किया है, वो केवल पाकिस्तान को देने की बात की जाती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स निकलकर ये आती हैं कि कश्मीर के अंदर से युवा कश्मीरी जो हैं उन्हें टर्की ले जा करके भारत विरोधी बनाने का प्रयास किया जाता है, यानी उनकी प्रॉपर तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है। इतना ही नहीं, चाइना पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण कर रहा है उसके लिए भी घुस करके टर्की तैयार हो जाता है कि साहब हम भी आपके साथ में काम करने को तैयार हैं। यानी एक नहीं कई कई ऐसे मौके हैं जिसमें भारत का विरोध करता हुआ ये साफ साफ दिखाई पड़ता है, चाहे व्यापार हो चाहे रक्षा नीति हो, और तो और कश्मीर का मुद्दा हो तो ले दे करके हर मंच पर उठाने पहुंच जाता है। आप देखिए 2019 का मुद्दा है, ये लेकर के कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए फिरे रहते हैं। इधर आप देखिए, आपके जितने भी मुद्दे दिखाई देंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगन मेक्स रेफरेंस टू कश्मीर इन यूएनजीए एड्रेस। यानी कश्मीर इन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का अगर सिंपैथी का, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, किसी की अगर भावनाओं के साथ व्यापार करना सीखना है तो तुर्की से सीखें, क्योंकि ये पाकिस्तानियों को केवल इस नाम पर कि हम कश्मीर मुद्दे पर तुम्हारे साथ हैं, पाकिस्तानियों के साथ व्यापार करता है। और पाकिस्तान बेचारा अब क्या कहें, मूर्ख प्राणी ही कहलाएगा वो, जो कि ये नहीं समझ पाता कि तेरी भावनाओं के साथ हर किसी ने ही खेला किया है, फिर चाहे कोई भी हो। तेरे को एक बल्ब जलाकर दे रखा है, जैसे बीरबल की खिचड़ी पकते समय कहीं दूर रखा हुआ बल्ब था, तेरे लिए दूर रखा बल्ब एक कश्मीर जला रखा है। अब तू उसे देख करके किसी के साथ भी कोई केवल इतना कह दे कश्मीर और तू कह देता है भौं, अब वो वाला सीन तेरे साथ हो रखा है। अब पाकिस्तान अगर इस बात को समझ जाए तब तो इसको पूरी तरह पता चल जाएगी कश्मीर के नाम पर तेरा केवल और केवल कीमा बना के खाया जाता है। लेकिन अब करें क्या? टर्की का हाल देख लो, केवल पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नाम ले लेता है, कश्मीर के साथ पाकिस्तान सही कर रहा है, इतना करके खट से पाकिस्तान कहता है आप ही मेरे सच्चे मित्रों, आप मुझे सामान पकड़ा दो। हालांकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब जब इसने बातें उठाई हैं उनका पुरजोर विरोध किया और बढ़िया से इसको जवाब दिया है। लेकिन जवाब देने से अब हम उकता गए हैं, हमने थोड़ी सी नीति में परिवर्तन किया है। भारत ने परिवर्तन करते हुए इसकी भी नसों को दबाना शुरू कर दिया है।
आज हम जिस देश की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है साइप्रस। विवाद डिटेल में बताएंगे कि आफ्टर ऑल विवाद है क्या। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि साइप्रस नाम लेते ही टर्की वालों की नींदें खराब हो जाती हैं। क्यों होती हैं वो आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि भारत ने, इन्होंने जब जब चर्चा में मतलब हमारा नाम लिया, कश्मीर का विषय उठाया, हमने इनको पूरा तो पहले अपने तरीके से जवाब दिया और साइप्रस के साथ हमारे जेम्स बॉन्ड ने बातचीत करना शुरू कर दिया, तस्वीरें भी दिखाना शुरू कर दिया। टर्की ने फिर से अभी हाल ही में 2022 के अंदर लेकर कश्मीर मुद्दा UNGA के अंदर उठाया। इंडिया ने कहा यार बहुत हो गया। इंडिया ने बहुत हो गया करते हुए टर्की को बुलाकर कहा कि देखो यार, अगर तुम अब नहीं मानोगे तो अब हम तुमसे साइप्रस मुद्दे के ऊपर बार बार सवाल करेंगे। इतना ही चल रहा था, पाकिस्तान के प्रति इसका प्रेम दिख रहा था, भारत साइप्रस के मुद्दे को लेकर चल रहा था। इसी बीच में हमारे देश के नेताओं ने आपस में निर्णय ले लिया। पूछा प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर जयशंकर से, भाई साहब चल क्या रहा है, तुम कर क्या रहे हो? बोले सर टिकट हो गया है। बोले कहाँ का? सर मैं जा रहा हूं। बोले कहाँ? साइप्रस जा रहा हूं। जी हां साथियों, 15 साल बाद भारत का कोई विदेश मंत्री यात्रा पर जा रहा है साइप्रस के, और बोल्ड लेटर्स में लिखकर जा रहा है डिफेंस की बात करेंगे, तुम्हारा तुर्की के साथ क्या मसला है उस पर बैठकर चर्चा करेंगे। मतलब समझ जाइए, आज की सुर्खियां कहती हैं टर्की यानी तुर्की के मुद्दे पर, ISA के मुद्दे पर, मिलिट्री के मुद्दे पर MOU साइन किया जाएगा भारत की इस विजिट में, जब भारत के विदेश मंत्री जाएंगे साइप्रस की यात्रा पर। EAM जयशंकर टू विजिट साइप्रस टू डिस्कस फर्दर प्रोस्पेक्ट ऑफ डीपनिंग द कोऑपरेशन। आप यहां पर खबरों को उठाकर देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में टर्की का प्रोवोकेशन एक्शन ऑल्सो ऑन एजेंडा, यह हमने अपने एजेंडा में डालकर यात्रा शुरू कर दी है। जब यात्रा शुरू कर रहे हों तो आपको भारत के इस बदलते स्वरूप से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के पास एक जेम्स बॉन्ड पहले भी था, नाम था जिनका सरदार पटेल। लौह पुरुष के नाम से आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे जुड़ी बहुत सी बातें आप नहीं जानते हैं। पता है वो कौन सी हैं? जैसे आपसे अगर यह पूछा जाए कि क्या कारण था कि गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, क्या कारण था कि कश्मीर के लिए तो नेहरू से मतभेद किया था पर भारत को टुकड़ों में बंटने से रोक लिया था, देश के लिए इतना कुछ करने वाले व्यक्ति को आफ्टर ऑल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? क्यों एक चिट्ठी में गांधी जी ने उन्हें भड़काऊ भाषण के लिए फटकार लगाई थी? क्या सच में पटेल दंगा भड़का रहे थे? सरदार ने कैसे भारत को एकजुट किया था? यानी जो आज का भारत है यह बहुत हद तक सरदार पटेल का सब भारत दिखाई पड़ता है। भारत का जो स्टैंड है, अगर आपको वो समझना है तो एक बार के लिए सरदार पटेल को सुने। आज मैं आपको बुक रिकमेंड कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। बुक का नाम है सरदार पटेल। और अगर आप इस बुक को सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, एक FM कुकू FM करके चैनल है, उसे जाकर डाउनलोड करिए। उस पर न्यू ईयर सेल वर्तमान में चल रही है और यह न्यू ईयर सेल आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन NY60 कोड लगाने पर 39 रुपीज में 10,000 किताबें, वो आपके ऊपर है कि आप 1 महीने में सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं। ये सेल आपको, जिसमें किताबों के नोट्स बनाने से लेकर टाइमर जैसे फीचर, ड्राइव मोड जैसे फीचर्स के साथ आपको उपलब्ध है। अभी जाइए NY60 कोड यूज करके इस कुकू FM नाम के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। और वो बुक्स आपको पढ़नी नहीं है, सुननी है, जैसे आप मुझे फिलहाल सुन रहे हैं। कुछ ऐसे ही जाकर के आप इस किताब को सुन सकते हैं मात्र 39 रुपीज में 1 महीने के लिए, और अनगिनत 10,000 किताबें हैं। मौका पड़े तब तक सुनते रहिए। लिंक दे दिया है, कोड इस बार NY60 है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहां पर एक चीज जो बता रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर की यात्रा साइप्रस के लिए होना शुरू हो चुकी है। यात्रा 29 तारीख से शुरू हुई है, यानी कि आज से 3 जनवरी तक यह यात्रा चलने वाली है। असल में यह न्यू ईयर भी 29, 30, 31 न्यू ईयर की ईव तक यहीं पर रहने वाले हैं। इसके बाद ये दूसरे देश की यात्रा पर जाएंगे। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यह सूचना अपने पत्र के माध्यम से प्रकाशित कर दी गई है। बाय द वे,
जिस देश की इतनी चर्चा कर रहे हो उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। एक बार के लिए अपना मैप निकाल लीजिए, वर्ल्ड मैप, जो कि अक्सर मेरी क्लास पढ़ते समय अगर आप साथ रखें तो बेहतर है। कोशिश अदरवाइज हमारी भी रहती है कि हम आपको उसे दिखा सकें। चलिए मैं आपको मैप पर दिखाता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था इत्तू सा देश है कि उसको दिखाने के लिए मुझे जूम करना पड़ सकता है, तो मैं फिर से जूम कर रहा हूं। यहां पर एक देश दिख रहा है, दैट इज साइप्रस। आप कह सकते हैं कि सर बस जूम होने के बाद वो रेड कलर दिख तो रहा है, आकार में बिल्कुल गिटार जैसा देश भी दिख रहा है, फिलहाल इसको समझने में दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, हम आपको इधर लिए चलते हैं। अब आपको यहां से थोड़ी सी एक बार के लिए यहां की मैप की अध्ययन कर लेनी चाहिए ताकि इस मुद्दे को बेहतरीन तरीके से समझने में आसानी हो। फोकस केवल 3-4 चीजों पर करें। पहला, भूमध्य सागर पर। दूसरा, इस देश पर जो कि गिटार जैसी शेप का है, याद रखिएगा भाई साहब। तीसरी चीज टर्की पर। चौथी चीज ग्रीस पर। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अजी समझिए साहब, ये जो साइप्रस कंट्री है ना, जिसकी राजधानी निकोशिया है, असल में इस देश पे टर्की का और ग्रीस का, यही ग्रीस है जिसको आप ग्रीक के नाम से जानते हैं, पुराने समय में यूनान के नाम से जानते थे, ये टर्की है जिसे आज के समय में आप टर्किये के नाम से जानते हैं। आप इसे मेडिटेरेनियन सी में होता हुआ देखते हैं। इसके जस्ट सामने वाले क्षेत्र में आपको इजराइल जैसे देश दिखाई पड़ जाते हैं। यह बिल्कुल एक आइलैंड कंट्री जैसा देश है। मैंने लोकेशन इसलिए बता दी ताकि आप साइप्रस को टर्की के सामने देख सकें। कुछ इस तरह से समझिए जैसे भारत के लिए श्रीलंका है, ऐसे टर्की के लिए साइप्रस है। उम्मीद है कि आप इसको मैप की तरह से रिलेट कर पाएंगे, इतना करीब से इसे समझ पाएंगे। अगर अब मैप समझ में आ गया तो अब हम आपको स्टोरी की तरफ लेकर चलते हैं। स्टोरी कुछ ये है कि भूमध्य सागर में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। एक बार के लिए आप इस स्ट्रक्चर को समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने ये मैप समझ लिया तो ये छोटे छोटे छींटे से पड़े हुए हैं ना, ये छोटे 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 छोटे, ये सब आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स हैं यानी कि इन सभी द्वीपों के ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं निवास करता है। इनमें से साइप्रस जो देश है ना, ये अंग्रेजों के अधीन रहा हुआ एक देश है, लंबे समय तक रहा है। इसके ऊपर बहुत हद तक टर्की की दादागिरी चलती रही है। टर्की के द्वारा कब कब और कैसी कैसी यहां पर प्रताड़ना हुई है, आज के सेशन में उनकी चर्चा की जाएगी। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि इसी साइप्रस पे वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री जो हैं वो यात्रा पर जा रहे हैं और यहां जाकर के उनके साथ प्रॉपर तरीके से समझौते किए जाएंगे और उन समझौतों में रक्षा क्षेत्र के ऊपर बात किया जाना पॉसिबल है। साथ पॉसिबल क्या, अनाउंस ही कर रखा है। मैं आपको याद दिला दूं कि भारत की तरफ से आखिरी बार वर्ष 2007 में प्रणब मुखर्जी ने यात्रा की थी। प्रेसिडेंट मुखर्जी जो कि साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाने में भी कामयाब हुए थे। मई 2007 में भारत के द्वारा किसी बड़े राजनेता के द्वारा यात्रा की गई थी। 15 साल बाद भारत का कोई इतना बड़ा व्यक्ति यहां पर जा रहा है। भारत और साइप्रस आखिर करने क्या वाले हैं? तो भाई साहब, हम यहां जाकर के रक्षा और सैन्य सहयोग पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। हमारे लिए यह यात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम दोनों देशों के साथ बैठकर प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे। उद्देश्य केवल साफ है कि हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि अब भारत वो नहीं है कि जो अपने ऊपर होते हुए आरोप प्रत्यारोप सुनता रहेगा। भारत दुनिया के मसलों पर भी अपनी राय रखने निकलेगा। अजी हमने तो यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पर भी केवल इतनी सी एक लाइन बोली थी कि यह समय युद्ध का नहीं है। G20 की बैठक के अंदर इस कोट को, इस वर्ड को एज ए कोटेशन यूज कर लिया गया। UNGA की बैठक में इस शब्द का मल्टीपल टाइम दोहराव हुआ भारत के द्वारा। आप में से कहेंगे अच्छा तो ये तो मोदी जी का शब्द था जो स्टैंड बन गया। अजी नहीं साहब, मोदी जी भी पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट बोलते हैं। उनके पीछे भारत की विदेश नीति निर्माता होते हैं जो उनको शब्द देते हैं कि सर आपको ये लाइन बोलनी है। इट इज नॉट ए टाइम ऑफ वॉर। ये भारत का नहीं, भारत की डिप्लोमेसी का शब्द है। भारत के प्रधानमंत्री के माध्यम से बुलवाया गया है। हर कोई व्यक्ति देश की तरफ से स्पोक पर्सन नहीं हो सकता, तो देश का स्पोक पर्सन प्रधानमंत्री होता है। भारत का यह स्टैंड UNGA के अंदर मैक्रोन ने दोहराया। G20 की जो किताब छपी उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा गया। यानी भारत के स्टैंड्स को अब दुनिया कितना महत्व देती है इससे अंदाजा लगा लीजिए। वहीं उस और जहां पर टर्की ने भारत के मसलों पर इंटरफेयर करने का प्रयास किया हो और भारत अब अपने द्वारा साइप्रस की यात्रा कर रहा हो, तो यह अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत
नीतियों को अब चैलेंज के रूप में लेता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी चीज हमें कूटनीतिक रूप से परेशान कर सकती है, इसके बारे में हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इतना ही नहीं, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो देश है उसने भी हमारे वेलकम के लिए लेटर लिख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके राष्ट्रपति से 2019 में मुलाकात किए हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुलाकात हो जाती है। इन मुलाकातों की तस्वीरें जारी करने का बड़ा कारण भी यही होता है कि भाई एक बार के लिए दुनिया को मैसेज दे सकें। अब आपको समझ में आना चाहिए, साइप्रस की जब इतनी बड़ी भूमिका बना दी गई है तो आफ्टर ऑल तुर्की की ये दूखती हुई नस है कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। असल में साथियों है क्या कहानी कि साइप्रस को लेकर तुर्की का विवाद 1974 से चल रहा है। इसके पीछे की कहानी क्या है? असल में कहानी इसकी ऐसी है कि यदि आप इस गिटार को देखें तो वो जो गिटार का हैंडल वाला साइड है ना, ये वाला जो साइड है, इस साइड के ऊपर तुर्की ने 1974 पर अटैक कर दिया था। अटैक करके इस क्षेत्र पर लगभग 1.5 लाख टर्क्स को यानी तुर्की के लोगों को लाकर बसा दिया था। यहां पर जो रहने वाले ओरिजिनल क्रिश्चियन समुदाय या ईसाई समुदाय के साइप्रॉट लोग थे, जो साइप्रस के रहने वाले लोग थे, उन्हें यहां से भगा दिया गया था। अब वो लोग यहां से निकलकर रहते इधर हैं। जो लोग यहां पर बच गए उन्हें तुर्की के द्वारा या तो उनका धर्मांतरण करवा करके उन्हें इस्लाम कबूल करवा दिया गया, या फिर इन क्षेत्रों के अंदर रह रहे लोगों के ऊपर बड़ी बड़ी यातनाएं दी गई। इन यातनाओं के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी तुर्की के खिलाफ काफी बार अपने द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन ये वो मुद्दे हैं जिनसे ये पता चलता है कि यूनाइटेड नेशंस केवल बोलने का स्थान है, कार्रवाई करने का स्थान नहीं है। अब दुनिया साइप्रस के साथ आकर वापस खड़ा होना शुरू कर रही है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं तो साइप्रस के अंदर एक बार 1974 के अंदर विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के अंदर तुर्की के खिलाफ ग्रीस ने, मैंने आपको बताया था एक तरफ ग्रीस है इसके अगर आप पश्चिम की तरफ चलेंगे साइप्रस के तो आपको यूनान दिखेगा। यूनान साइप्रस का समर्थक देश है और उस समर्थक ने इसके खिलाफ एक्शन लिया था। हालांकि ग्रीस के साथ तुर्की जबरदस्त तरीके से नुकसान या समझिए लड़ाई करके रखता है। इतना ही नहीं, तुर्की के द्वारा ग्रीस के खिलाफ रूस को भी अपने तरफ किया गया है। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बड़े ही रोचक किस्से हैं। आप में से कुछ लोग ये समझेंगे कि साहब भारत और रूस तो अच्छे मित्र हैं, फिर भारत और रूस मिलकर के ग्रीस का सहयोग क्यों नहीं करते? नहीं साहब, हर देश के साथ रिश्ते बदल जाते हैं। हमारे देश में मानसिकता बहुत से लोगों की ये है कि यदि आप मेरे दोस्त हैं तो मेरे सारे दुश्मन आपके दुश्मन हुए। वास्तविकता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कतई नहीं चलता है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। फिलहाल के लिए तो यही उदाहरण आप देख लीजिए कि रूस और तुर्की मिलकर के ग्रीस को धमका रहे थे। क्यों धमका रहे थे? क्योंकि ग्रीस ने अपने बहुत सारे आइलैंड्स तुर्की से अपनी तरफ कर रखे हैं, तुर्की उन्हें अपना दिखाता है। बाय द वे मैं आपको और उदाहरण फिलहाल दे दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप रूस का नजरिया देखें तो भारत और रूस अच्छे मित्र हैं, भारत और इजराइल जबरदस्त मित्र हैं। इसके बावजूद भी भारत के इजराइल के खिलाफ रूस ईरान की मदद कर रहा है ताकि ईरान सीरिया में जाकर के इजराइल से लोहा ले सके। मतलब समझिएगा, यहां पर केवल अंतरराष्ट्रीय संबंध फायदे के लिए चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी में कोई भी परमानेंट आपका दुश्मन नहीं होता, कोई भी परमानेंट आपका मित्र नहीं होता। हो सकता है कि तुर्की को कल पाकिस्तान से अपने मुनाफे कम होते दिखें, वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे। उदाहरण दुनिया में बदलते हुए आपने देखे भी हैं। अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो लंबे समय तक पाकिस्तान को अपनी गोदी में बिठा के रखा, लेकिन जब पूरी तरह बर्बाद हो गया, भारत को आकर के अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया, जिसके चलते इमरान खान हाय हाय के नारे लगाते हुए पद से हट गए कि हमको केवल इज्जत चाहिए तो भारत के बराबर चाहिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, देयर इज नो परमानेंट एनिमी एंड देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। वास्तविकता में अगर आप जीवन में ये अपने अर्थ पर्सनल लाइफ में भी अपना लेना कि हमारा कोई परमानेंट शत्रु नहीं है और कोई परमानेंट मित्र नहीं है, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको अपने आप से फिर प्रेम हो जाएगा कि हमें अपने आप को बड़ा करना है। खैर, प्रवचन खत्म हुए, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कुछ किस प्रकार से होती है। तो जरा सुनिए साथियों, बात कुछ ऐसी है
यह जो देश साइप्रस है ना, इस पर लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का कब्जा रहा था। 1878 के अंदर ब्रिटिश उपनिवेश का यहां पर अंत हुआ। 1960 के अंदर गुलामी से, ये ब्रिटिशर्स की गुलामी से आजाद हुआ। 15 जुलाई 1974 को साइप्रियाटिक नेशनल गार्ड्स की अगुवाई में यहां पर तख्ता पलट होता है। यहां के चुने हुए राष्ट्रपति माकरियोस थर्ड की सरकार को बेदखल कर दिया जाता है। इस तख्ता पलट को ग्रीस का समर्थन हासिल था। इससे बौखलाकर तुर्की ने सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र को ठेंगा दिखाते हुए साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला कर दिया। अर्थात इस बात को ऐसे समझिएगा कि इसे दिक्कत इस बात से नहीं थी कि साइप्रस में क्या हो रहा है, दिक्कत इस बात से थी कि साइप्रस को ग्रीस का समर्थन है और ग्रीस और तुर्की एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसे यह लगा कि साइप्रस में चूंकि ग्रीस का दखलंदाजी है तो मैं भी दखलंदाजी करने चलूंगा, और दखलंदाजी करने पहुंचता है और साइप्रस के लगभग 36% हिस्से पर आक्रमण कर देता है। यह उस समय के 1974 के अखबारों की कटिंग है जिसमें लिखा है, टर्की इन्वेड्स सी एंड एयर लैंडिंग टैंक्स हेड फॉर कैपिटल्स। आप यहां पर उस समय की खबरें देख सकते हैं। उस समय की कुछ तस्वीरें भी बाहर निकल कर आई जिसमें टर्की के द्वारा साइप्रस पर अपनी सेना उतार दी गई, क्योंकि 1974 में टर्की को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो इस तख्ता पलट के नाम पर इस देश के ऊपर ग्रीस का कब्जा हो जाए। इसलिए साइप्रस को बांटने के नाम पर एक तरफ से ग्रीस चला आया और दूसरी तरफ से टर्की चला आया। ग्रीस तो इसे आजादी दिला रहा था, ग्रीस तो इसमें लोकतंत्र की स्थापना करा रहा था, लेकिन टर्की यहां पर कब्जा कर रहा था। और उसी कब्जे में इसने, ये जो आपको ग्रीन लाइन से दिखाई दे रही है, इससे ऊपर के क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया गया और इस कंट्रोल को नाम दिया गया कि इट इज रिपब्लिक ऑफ नदर्न साइप्रस। मैप को जब आप पढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ का हिस्सा नॉर्थ होता है, नीचे का हिस्सा साउथ होता है, दाएं हाथ का हिस्सा पूरब होता है और बाएं हाथ का हिस्सा पश्चिम होता है। अगर आप इसको पढ़ें तो ऊपर की तरफ उत्तर है और इस उत्तर के अंदर इस पर्टिकुलर क्षेत्र को नदर्न साइप्रस यानी रिपब्लिक ऑफ नदर्न साइप्रस के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया। और यहां पर ये जो निकोशिया करके इसकी राजधानी है, यहां तक टर्किश फोर्सेस पहुंच गई और एक तरह से यूएन की मध्यस्थता के बाद इन दोनों के बीच में इस प्रकार से अंतर रख दिया गया। कुछ कहानी आपको मिलती जुलती लगी? बिल्कुल लग गई होगी। कश्मीर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कश्मीर में भी पाकिस्तान के द्वारा अपनी सेना को वहां के कबीलों की वेशभूषा में अंदर घुसा दिया गया था। कश्मीर के मुद्दे के कारण ही पाकिस्तान से तुर्की प्रेम दर्शाता है कि अपन दोनों तो एक देश ही हैं, दोनों ही भेड़िए हैं, संत की वेशभूषा में हैं। इन्होंने अपने द्वारा जिस तरह से यहां लोगों को घुसाया यूएन की मध्यस्थता से, और जब जब यूएन ने कभी इंटरफेयर किया है समस्याएं कभी खत्म नहीं हुई हैं, समस्याएं जस की तस रही हैं। 1974 से जैसे आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल बना हुआ है, एलओसी बना हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के पास है, भारत का पास में जो कश्मीर का बचा हुआ हिस्सा है वो है। कश्मीर हमारा होते हुए भी आज उस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। एग्जैक्टली ऐसे ही साइप्रस केवल इतना रह गया और टर्की का आक्रमण इसके इतने बड़े हिस्से पर बरकरार हो गया। टर्की ने यहां पर एक प्रकार से एंट्री ये करके की थी कि हम तो यहां पर तख्ता पलट को रोकने आए थे, हम तो यहां पर सरकार बचाने आए थे, लेकिन लगभग 1.5 लाख टर्की से निकले हुए लोग यहां जाकर के अपना घर गृहस्थी बसा लिए। टर्की से ला करके लोग यहां पर बसा दिए गए। 1960 में जहां ये ऐसा हुआ करता था, आज यहां पर यह हिस्सा है, हरा रंग यहां पर पूरी तरह छाया हुआ जो आपको दिख रहा है, यह टर्किश का साइप्रॉट एरिया है, यानी टर्की के द्वारा यहां पर कब्जा किया गया है। अब चूंकि साइप्रस अपनी जगह वापस मांगता है, यूएन के द्वारा साइप्रस का समर्थन जरूर किया गया, टर्की की निंदा जरूर की गई, इसके खिलाफ प्रस्ताव जरूर पास किए गए, लेकिन उसका कोई अर्थ टर्की के लिए नहीं हो सका। भारत ने साइप्रस का समर्थन करके, अगर आपको लगता है कि सही किया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, उसे करके भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल आपको उन चीजों के लिए इंस्पायर कर रहा है जो कि आपको देश के हित निकाल कर देता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर ये जो चीज आपने देखी, इसके साथ साथ अब अर्दगन का स्टेटमेंट 2020 का सुने आप। 2020 में पाकिस्तानी अखबार हेडिंग छापता है कि अर्दगन ने कहा है कि साइप्रस के अपने ही फेवर्स डिवीजन ऑफ साइप्रस इनटू 2 स्टेट्स, यानी साइप्रस को 2 टुकड़ों में बांटने का पक्षधर है टर्की।
भारत ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब साइप्रस का समर्थन करने का पक्ष लिया है। साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं 1974 के अंदर ग्रीक साइप्रियट अपने अपने मुल्क में शरणार्थी हो गए। बड़ी मात्रा के अंदर 20,000 से करीब साइप्रियट अपना घर छोड़कर चले गए। यहां से बड़ी मात्रा के अंदर लोगों को मारकर अत्याचारों से बाहर निकाल दिया गया। टर्की ने हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनमें से कई अभी तक भी लापता हैं। यातना गृहों के अंदर उनकी यातनाएं हो रही हैं। लोगों को कहां गायब कर दिया उनके बारे में कुछ भी ज्यादा पता नहीं है। 2000 से ज्यादा युद्ध बंदियों को तुर्की के जेल में बंद रखा गया। बहुत सारे सैनिक और आम नागरिक आज भी लापता हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इनमें से बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इनकी तस्वीरें समय समय पर अंतरराष्ट्रीय पटल पर आती रहती हैं। साथियों, देयर इज ओनली ह्यूमन पेन, ऐसी स्थिति यहां पर निकल करके आई थी। कई जगह इसके बारे में चर्चा हुई। हालांकि 1975 में तुर्की ने इस बात को लेकर के समझौता भी किया था। साइप्रस के साथ वियना के अंदर एक समझौता हुआ जिसमें तुर्की ने कहा कि जिस हिस्से पर उसने अवैध कब्जा किया है वहां के लोगों को शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा और उनको उनके मजहब को मानने की आजादी देगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। आज जब आपने कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में देखी हो तो उसमें से आपने ये देखने का प्रयास किया होगा किस तरह से वहां पर टारगेट करके अपनी जो हिंदू की जो कम्युनिटी है उसको वहां से भगाया गया। किस तरह से वहां पर पूरे क्षेत्र के अंदर लोगों ने, बहुसंख्यक मुस्लिमों ने उस क्षेत्र को, जो विशेष रूप से भारतीयों के, विशेष रूप से उस क्षेत्र के लोगों के अपने हिस्से थे, उन्हें वहां से बाहर भगाया गया। कश्मीरी पंडितों की यातनाएं आपने देखी हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल मैच करती हुई आपको यातनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। यहां पर बाकायदा ये समझौता किया गया था वियना के साथ, वियना के अंदर दोनों देशों के बीच में कि भाई साहब इनके मजहब को मानने की आप आजादी देंगे। लेकिन टर्की ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। टर्की ने एक भी समझौता अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं माना। आज वही टर्की कश्मीर का मुद्दा लेकर यूएनजीए के अंदर खड़ा होता है। भारत उसको उसी के चेहरे पर आईना दिखाने जा रहा है कि तू होता कौन है यूएनजीए के अंदर आकर बातचीत करने वाला, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर बात करने वाला। कारण क्या है साथियों? कारण इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि असल में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्ताव संख्या 541 में तुर्की के इस कदम को अवैध ठहराते हुए कहा था कि तुम उसको कड़ी फटकार लगाई थी और उसके अनैतिक कदम को पीछे खींचने की अपील की थी। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने साइप्रस की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील की थी, लेकिन कहा था कि रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के अलावा किसी भी अन्य देश की सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद भी टर्की ने जब अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की बात नहीं मानी तो यह किस प्रकार से जाकर के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुद्दे दूसरे देशों के उठाता है। अब भारत उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए निकल पड़ा है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। 1984 के अंदर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 550 पास किया गया। 1983 के रेजोल्यूशन 541 में जो बातें कही गई थी उन्हें वापस दोहराया गया। तुर्की के अवैध कब्जे को नामंजूर करते हुए कहा गया कि उत्तरी साइप्रस की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो बड़ी मात्रा में यहां पर रह रहे ईसाई थे उनके धर्मांतरण का प्रयास नहीं होना चाहिए। टर्की ने किसी की बात नहीं मानी। टर्की ने रिसेंटली कहा है कि टर्की टू रीइंफोर्स मिलिट्री प्रेजेंस इन नदर्न साइप्रस। कब की बात है? 2022 सितंबर की बात है कि हम इस क्षेत्र के अंदर फिर से मिलिट्री लगाएंगे। तो भाई साहब, हम यहां पर बैठकर तुम्हारा इंतजार थोड़ी करेंगे। कोई बात नहीं, भारत आ रहा है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वापस गर्म करने के लिए। भारत अपने 60th एनिवर्सरी मनाता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, इंडिया और साइप्रस की। भारत और इनके बीच में $214 मिलियन का व्यापार है और भारत सरकार इसी बात को लेकर के यहां पर बायलैटरल रिलेशन करने गई है। और आपको ऑफिशियल पेज पर लिखा हुआ मैं लाइन पढ़ा देता हूं, आप हो सकता है इस चीज को यह समझकर पढ़ रहे हो। इधर देखिए, Republic of Cyprus supports India on crucial issues including India's election to UNSC। यानी साइप्रस समर्थन करता है भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर जो हमारे बीच का एग्रीमेंट है उसका समर्थन करता है। एनएसजी और आईएईए में भारत की मेंबरशिप का समर्थन करता है। इतना नहीं, भारत के द्वारा जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका भी साइप्रस समर्थन करता है और साथ में पुलवामा में आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता है और आर्टिकल 370 पर भारत का पक्ष लेता है। यह साइप्रस का स्टैंड है। इंडिया के अंदर जो भारत साइप्रस का कमीशन है उसके द्वारा दिया गया जवाब है।
उम्मीद है इंडिया और साइप्रस के बायलैटरल रिलेशन से आपको अब यह पता चल गया होगा कि भारत लाइक माइंडेड, कहते हैं ना बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के विदेश मंत्री यहां की यात्रा पर जा रहे हैं। और यहां की यात्रा से उम्मीद है कि बेहतरीन परिणाम यह निकलेगा कि टर्की को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकेगा। बदलता हुआ भारत उम्मीद है आपको नई प्रेरणा दे रहा हो, और अगर भारत की सूचनाएं आपको प्रेरणा देती हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आप देरी क्यों करते हैं? जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि न्यू ईयर पर कुछ तो गिफ्ट देना बनता है जब इतनी खूबसूरत सूचनाएं सुनने के लिए आपको हमारी टीम इतना बेहतरीन कंटेंट दिलाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, हमारे आयरन मैन के बारे में जरूर जान लीजिएगा। और हाँ, मार्केट की सूचनाएं बातें बाजार की पर दी जा रही हैं बहुत शानदार तरीके से, ले लीजिए। हमारा नया प्रयास है, नया यूट्यूब चैनल है। और दूसरा, जो मैंने आपको आयरन मैन के बारे में यानी लौह पुरुष के बारे में हमने अपनी बात कही, उनके लिए मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, NY60 लगा करके आप वहां से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस कंटेंट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। थैंक यू सो मच।